ठीक है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 109 पे तुम देखोगे तो एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, द टॉपिक इज द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान सा वर्ड है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, तो बहुत ही आसान सा वर्ड है। ठीक है, कि जो आपके अंदर सेल है, ये आपका सेल है। ठीक है ना, हम सभी लोग सेल से ही बने, ये सेल है आपका। और सेल के अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम न्यूक्लियस है। ठीक, और इस न्यूक्लियस के अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम डीएनए। दिस इज नोन एज द डीएनए। ये क्या कहलाएगा? डीएनए कहलाएगा, ये डीएनए। ठीक है, तो एक्चुअली में डीएनए खुद से कोई काम नहीं कर सकता। डीएनए खुद से कोई काम नहीं कर सकता। डीएनए इनएक्टिव होता है। उसे प्रोटीन बनाना है, ये खुद से प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए वो बनाता है आरएनए। डीएनए खुद से प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। यही आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे, यही आरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा और न्यूक्लियस से बाहर उसे मिलेगा राइबोसोम। राइबोसोम से बाइंड करेगा और राइबोसोम के हेल्प से बनेंगे प्रोटीन। यही कहानी है इस चैप्टर की, यही कहानी है ना। इसी को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है कि जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका नाम डीएनए है। डीएनए खुद से प्रोटीन नहीं बना सकता, इसलिए वो इंटरमीडिएट बनाता है आरएनए। आरएनए अब बाहर जाएगा, राइबोसोम से मिलेगा और राइबोसोम के हेल्प से वो क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस, यहां तक के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से सुनो ना। तो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन? तो आंसर दे देना, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। चलो ठीक है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन आएगा कि हमारे अंदर ना पेज नंबर 111 पे बहुत ही खतरनाक सा एक ही पैराग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट लाइन है। अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, समझ में नहीं आएगी। अगर तुम पेज नंबर 111 एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो ये डिफिकल्ट लाइन लिखेगा। ठीक है, क्या है वो? तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, हमारे अंदर में। अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ दे प्रोकैरियोट्स का, हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमारे अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, यानी हम लोग यूकैरियोट्स है, हमारे अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसका कॉम्प्लेक्स है। प्रोकैरियोट सिंपल होते, प्रोकैरियोट सिंपल होते हैं, तो उनके अंदर में जो मैकेनिज्म होगा वो तो सिंपल होगा ना। हमारे अंदर में हम लोग यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से होगा। और इसे बहुत ही ध्यान से सीखना है, बहुत ही ध्यान से सीखना है इस वर्ड को ना। यहाँ पे एनसीईआरटी कई जगह पे ब्लैक पॉइंट यूज करेगा, तो ब्लैक पॉइंट कहने का मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता है। एनसीईआरटी जहां भी ब्लैक पॉइंट यूज करता है, यानी कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन कहने की कोशिश होती है। तो हमें पढ़ना है कि यूकैरियोट्स के अंदर में, यानी हमारे अंदर कैसे कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल समझो, अपने आप को इमेजिन करो, ये तुम्हारा सेल है, ये तुम्हारा सेल है। अपने आप को इमेजिन करो, ये तुम्हारा सेल। ठीक, ये आपका एक सेल है। इस सेल के अंदर में ये रेड वाला ये न्यूक्लियस, ये रेड वाला ये न्यूक्लियस है। ध्यान से सुनना, आपको मालूम है ना यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, ये तो सभी को मालूम है। यूकैरियोट्स जिसके अंदर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है? यानी उस न्यूक्लियस के अंदर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक,
अब इस न्यूक्लियस के अंदर में बैठे होंगे डीएनए। डीएनए के एक पार्ट को ध्यान से सुनो, डीएनए बहुत बड़ा धागा है, डीएनए बहुत बड़ा धागा है। उस धागे के एक छोटे से पार्ट को हम जीन कहते हैं। ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम जीन कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज द जीन? तो बोलेंगे कि डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है, जो काम करता है, जो आरएनए बनाता है, उसे जीन कहते हैं। डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बना सकता है, उसे जीन कहते हैं। बोले ठीक है। तो ये आपका भाई साहब ये जीन है। ये क्या है? जीन है। इसमें आरएनए बनाने की कैपेसिटी है, ये जीन है। अब ध्यान से मान लो ये इंसुलिन बनाने वाला जीन। इमेजिन करो ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है। इस जीन में जो ये ब्लू वाला पार्ट है, ये फंक्शनल पार्ट है। ये फंक्शनल पार्ट है। ये फंक्शनल पार्ट है। बोले फंक्शन मतलब सर ये आरएनए बनाएगा और वो आरएनए से प्रोटीन बनेंगे। क्या बनेगा? प्रोटीन बनाने की ताकत है, तो फंक्शनल पार्ट हो गया। ये भी पार्ट आरएनए प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, तो फंक्शनल पार्ट है। ये भी पार्ट प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है, फंक्शनल पार्ट है। तो ध्यान से सुनिए, आपके जीन के अंदर में फंक्शनल पार्ट भी और कुछ पार्ट है जो कि नॉन फंक्शनल है। ध्यान से सुनो, आपके जीन के अंदर कुछ पार्ट है, जैसे ये ग्रीन वाला, ये नॉन फंक्शनल पार्ट है। नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो कुछ फंक्शनल है और कुछ नॉन फंक्शनल है। फिर से सीखो। मैंने बोला कि ये आपका जीन है, ये डीएनए। डीएनए के एक छोटे से पार्ट को जो काम करता है उसे जीन कहते हैं। तो यहां से यहां मान ली ये बॉक्स जो है ये जीन है। ठीक। इस जीन के अंदर में कुछ जो पार्ट है ना, कुछ जो पार्ट है वो फंक्शन करेंगे। इफ फंक्शन करेंगे फंक्शनल पार्ट। ये पार्ट फंक्शन करेगा, फंक्शनल पार्ट। ये पार्ट फंक्शन करेगा, फंक्शनल पार्ट। ठीक। सर बीच में क्या है? बीच वाला पार्ट फंक्शन नहीं करेगा। बीच वाला जो पार्ट है वो फंक्शन नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल पार्ट है। बीच वाला पार्ट फंक्शन नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल पार्ट है। हाँ, तो जो फंक्शनल पार्ट है वो बीच से क्या हो गया? टूट चुका है। फंक्शन वाले पार्ट में नॉन फंक्शनल पार्ट इंटर कर गए। ये देखो फंक्शनल पार्ट था, नीला वाला क्या है? फंक्शनल पार्ट। ये क्या है? फंक्शनल पार्ट। ये क्या है? फंक्शनल पार्ट। बीच बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट जिसमें प्रोटीन बनाने की ताकत नहीं है, वो घुस गया। तो ऐसे जीन को एनसीईआरटी कहेगा स्प्लिट जीन। तो पहले समझिए स्प्लिट जीन का क्या डिफिनीशन हुआ। ऐसा जीन जिसमें फंक्शनल पार्ट भी है और नॉन फंक्शनल पार्ट भी है, जिसमें फंक्शनल पार्ट भी है और नॉन फंक्शनल पार्ट भी है। बोले फंक्शनल पार्ट मतलब वो पार्ट जो कि प्रोटीन बना सकता है, उसके अंदर प्रोटीन बनाने की ताकत है। फंक्शनल पार्ट वो है जिसमें प्रोटीन बनाने की ताकत है। और सर नॉन फंक्शनल पार्ट उसका उल्टा, वो पार्ट जो प्रोटीन नहीं बना सकता। वो पार्ट जो प्रोटीन नहीं बना सकता, नॉन फंक्शनल पार्ट। तो यहां पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एक साथ आ गए, तो ऐसे जीन को क्या कहेंगे? स्प्लिट जीन। जो फंक्शनल पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं एक्सोनिक डीएनए। एक्सोनिक, ये फंक्शनल को कहते हैं एक्सोनिक डीएनए। और जो काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल है, जो प्रोटीन नहीं बना सकता, उसे कहते हैं इंट्रॉनिक डीएनए। इंट्रॉनिक डीएनए। अब कुछ समझ में आया? तो ये वापस से देखो, जो नीला वाला है ये फंक्शन कर सकता है, इसलिए इसे कहेंगे एक्सोनिक। और जो फंक्शन नहीं कर सकता उसे इंट्रॉनिक कहेंगे। तो जो फंक्शनल है बीच में नॉन फंक्शनल आ गया, इसलिए जो फंक्शनल वाले पार्ट में कोई नॉन फंक्शन जबरदस्ती घुस गया, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब टूटा हुआ है। फंक्शनल वाला पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, बीच बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट आ गया। तो हमें याद रखना है स्प्लिट जीन। और नीट के पेपर में ये आया था, यूकैरियोट्स का जो जीन होता है उसमें फंक्शनल भी होते हैं, नॉन फंक्शनल भी होते हैं।
एक्सोनिक पार्ट भी होता है, इंट्रॉनिक पार्ट भी होता है। इसलिए हमारा जो जीन है, यूकैरियोट्स का जीन है, वो स्प्लिट जीन के कैटेगरी में आएगा, स्प्लिट जीन के कैटेगरी में आएगा। और जो प्रोकैरियोट्स होता है, ध्यान से देखो, याद रखना, एकदम सारे नीट के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये प्रोकैरियोट्स का है, बैक्टीरिया का डीएनए। इनके अंदर में डीएनए में फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट। इनके अंदर में केवल और केवल एक्सोनिक पार्ट है, एक्सोनिक पार्ट है, एक्सोनिक पार्ट है, केवल फंक्शनल पार्ट है। क्या इसमें नॉन फंक्शनल पार्ट है? क्या इसमें इंट्रॉन है? क्या इसमें नॉन फंक्शनल पार्ट दिख रहे हैं आपको? बोले सर नहीं सर, प्रोकैरियोट्स में तो कोई भी इंट्रॉनिक पार्ट नहीं है। तो आज से याद रखिएगा, उनका जो जीन होता है वो इंट्रॉन फ्री कहते हैं, उसे कहते हैं इंट्रॉन फ्री डीएनए है। उनके अंदर इंट्रॉन यानी नॉन फंक्शनल पार्ट एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हमारे अंदर में फंक्शनल भी है, नॉन फंक्शनल भी है, एक्सोनिक भी है, इंट्रॉनिक भी है, हमारे अंदर दोनों है। हाँ, तो जो फंक्शनल पार्ट उसमें नॉन फंक्शनल घुस गया, इसलिए इसे क्या कहा? स्प्लिट जीन। चलो एक बार अब ध्यान से सुनना, जो कहानी मैं बता रहा हूं। जो लेट से आए जो लेट से आए हो ध्यान से सुनो, वापस से सुनो। जो लेट से आए हो फटाफट सीखो। अपने आप को इमेजिन करो, ये तुम्हारा सेल ले लिया, सभी अपने बॉडी से एक सेल ले लो, अपने बॉडी का एक सेल ले लो। हमारे अंदर करोड़ों सेल है, ट्रिलियन सेल है, एक सेल ले लो ना। अब इस सेल के अंदर में न्यूक्लियस में जाओ। सर हम तो यूकैरियोट है, हमारे अंदर में वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। यही तो मैं बोल रहा हूं, हम यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में है डीएनए, ये डीएनए डीएनए डीएनए, डीएनए के एक सेगमेंट को, एक टुकड़े को जो काम करने की ताकत रखता है, उसे जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो मैंने एक जीन बना लिया। अब जीन के अंदर चलिए, ये जीन है आपका, मान लीजिए इंसुलिन बनाने वाला जीन है। इस जीन के अंदर में कुछ पार्ट फंक्शनल है। बोले फंक्शनल मतलब सर? जिसमें प्रोटीन बनाने की ताकत है। कुछ पार्ट फंक्शनल है जिनमें प्रोटीन बनाने की ताकत है, जिसे मैं कहता हूं फंक्शनल पार्ट है। ठीक है सर, इसका नाम एक और, इसे मैं कहता हूं एक्सोनिक डीएनए। जो फंक्शनल पार्ट है, जो प्रोटीन बनाने की ताकत रखता है, उसे एक्सोनिक डीएनए कहेंगे। और जो पार्ट प्रोटीन बनाने की ताकत नहीं रखता है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, उसे इंट्रॉनिक डीएनए कहेंगे। नॉन फंक्शनल पार्ट प्रोटीन बनाने की ताकत नहीं है ना, तो उसे हम लोग इंट्रॉनिक डीएनए कहेंगे, येलो वाला। बोले ठीक है, ध्यान से सुनना। ये कहानी हम अपनी पढ़ रहे यूकैरियोट्स। अब डीएनए से हुआ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से हुआ ट्रांसक्रिप्शन और बन गए एमआरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये मैंने आरएनए बना दिया। हमारे अंदर जो आरएनए बनते हैं, हमारे अंदर जो आरएनए बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट में मिलेगा, एचएनआरएनए वर्ड, पेज नंबर 111 पे, 111 पेज नंबर पे। हमारे अंदर जो आरएनए बनता है उसका नाम एचएनआरएनए। सर ये एचएनआरएनए क्या है? सर ये एचएनआरएनए क्या है? ध्यान से सुनो। हमारे अंदर जो आरएनए बना, उसके अंदर में एक्सॉन पार्ट भी है, उसके अंदर में एक्सॉन पार्ट भी है, उसके अंदर में एक्सॉन भी है, यानी फंक्शनल पार्ट। और हमारे आरएनए जो बना, उसके अंदर में नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन भी है, उसके अंदर नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन भी है। तो इसलिए वर्ड यूज किया, एच का मतलब हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अच्छा पार्ट भी है, खराब पार्ट भी है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, तो दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ है, इसलिए क्या नाम दिया? हेट्रो।
और ये कहां बन रहा है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर? बोले सर न्यूक्लियस के अंदर बनना है, तो एन का मतलब न्यूक्लियर, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो हम जब आरएनए बनाते हैं तो पहले बनता है एचएनआरएनए। हेट्रो यानी एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, न्यूक्लियर न्यूक्लियस में बना आरएनए। अब ध्यान से सुनना, ये 5' है और ये 3' है। ध्यान से एकदम चीजों को समझो। अगर ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर चला गया, मैंने क्या बोला, अगर ये आरएनए न्यूक्लियस से बाहर चला गया ना, तो वहां जाकर ये तुरंत डिग्रेड हो जाएगा। अगर मान लो ये आरएनए, ये जो आरएनए मैंने बनाया हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, ये फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, और ये नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस से बाहर चला गया तो एनसीईआरटी कहता है ये हाईली अनस्टेबल है, वहां जाकर के ये तुरंत टूट जाएगा। तो आप बोलोगे क्यों टूट जाएगा भाई, क्यों टूट जाएगा? तो एनसीईआरटी कहता है कि वहां मिलेंगे एंजाइम, साइटोप्लाज्म में कौन मिलेगा, एंजाइम मिलेगा। और एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, इस 5' को काट डालेगा, इस 3' को काट डालेगा। यानी एचएनआरएनए हाईली अनस्टेबल है, अगर गलती से बाहर निकल गया तो ये बेटा तुरंत डिग्रेड हो जाएगा, तुरंत डिग्रेड हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि एंजाइम इसे डाइजेस्ट कर देंगे, एंजाइम इसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो सर अगर डाइजेस्ट हो गया तब तो खत्म हो जाएगा, तो कैसे बचाएं इसे? तो सर इसे बचाए कैसे? और दूसरी बात सर, ये तो फालतू वाला पार्ट है ना सर, ये तो इंट्रॉन जो, ये तो फालतू पार्ट है, ये तो प्रोटीन बनाता नहीं है, इसको क्यों ढो रहे हो? फंक्शनल पार्ट तो सर एक्सॉन है, एक्सॉन है, ये इंट्रॉन तो बेकार पार्ट है सर, प्रोटीन तो बनाएगा नहीं, तो इसे कहां एक ले जा रहे हो, इसे क्यों ले जा रहे हो राइबोसोम के पास, ये तो बेकार का पार्ट है। तो तुम्हारे पास दो प्रॉब्लम है, एक एचएनआरएनए अनस्टेबल है, तुरंत डाइजेस्ट होने की बात कर रहा है, और दूसरा इसमें इंट्रॉन है, बेकार का पार्ट भी है। तो हमें दो चीज पे काम करना है, एक स्टेबिलिटी बढ़ाना है और एक इंट्रॉन को हटाना है। ध्यान से बच्चा, एनसीईआरटी में 110 पेज नंबर पे पूरा पेज में फिगर दिए, हाफ पेज में ये फिगर बना है, आपको समझना है। ये अगर बाहर गया डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। सर हम कैसे बढ़ा सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। तो हमने स्टेबिलिटी बढ़ाने के नाम पे क्या किया, हमने स्टेबिलिटी बढ़ाने के नाम पे, यहां देखना ध्यान से, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ठीक है, और बीच में खराब वाला पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट है इंट्रॉन, इंट्रॉन। एक तो प्रॉब्लम इंट्रॉन को हटाना है, और दूसरा है 5' टूट जाता है, 3' टूट जाता है, बाहर निकलेगा टूट जाएगा। तो हमें स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो हमने 5' पे, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी का वर्ड है, 5' पे मैंने एक कैप बना दिया। क्या बनाया बच्चा? कैप बना दिया, ये कैप है। बोले सर कैप से क्या होगा? कैप से एंजाइम इसे तोड़ नहीं पाएगा। अब ये बाहर अगर चला गया ना, तो कैप क्या है, कैप से आरएनए स्टेबल हो गया, उसे अब एंजाइम तोड़ नहीं पाएगा। सर कैप में ऐसा क्या चीज है? एनसीईआरटी का वर्ड है अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेस है। बोले मतलब अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? आपको पढ़ाया जाता है डीएनए और आरएनए में होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में यूरासिल होता है, यही चार होते हैं ना। कैप जो बना है अनयूजुअल है, यानी कि डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेस से बने। बोले मतलब सर, जो आपको गुआनिन यहां दिख रहा है, इसी गुआनिन का मॉडिफाइड फॉर्म बनता है, एनसीईआरटी में लिखा है 7 मिथाइल गुआनोसाइन।
जो नाइट्रोजनस बेस बना है वो बना है 7 मिथाइल ग्वानोसाइन। ग्वानोसाइन यानी कि ग्वानिन के अंदर में 7वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। ग्वानिन में मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं होते हैं नॉर्मली, लेकिन मैंने उसमें 7वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ऐड किया, और मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से, मिथाइल ग्रुप के ऐड होने से वो 5' स्टेबल हो गया। इसलिए 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप का फॉर्मेशन करेगा। 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सुनो सर, अभी एक चीज और है। बोले अब क्या है? 7 मिथाइल गुआनोसिन तो हो गया, हमें बताया गया है कि नाइट्रोजनस बेस में कितने फॉस्फेट होते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट होता है। लेकिन सर यहां 3 फॉस्फेट है, पी पी पी। ये एनसीईआरटी में साफ साफ फिगर के फॉर्म में बनाया गया है। एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में जब आप फिगर को देखिएगा पेज नंबर 110 पे, तो ऐसे एक फिगर बनाया है, यहां पर कैप बना दिए, ये कैप है, और कैप में लिखा है यहां पास एम यानी मिथाइल, और ये क्या है? जी है ग्वानोसाइन, और इसमें 3 फॉस्फेट लिखेंगे, 1 2 3। यानी ये जो कैप है वो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस से नहीं बना है, वो स्पेशल नाइट्रोजनस बेस है जिसके 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो मिथाइल ग्वानोसाइन हो गया, उसमें एक फॉस्फेट नहीं 3 फॉस्फेट है, जिसके चलते ये पार्ट हो जाएगा स्टेबल। इसी को हम लोग कहते हैं कैप। दिस इज द कैप। क्लियर? कैप बोर्ड के एग्जाम में आएगा, कैप याद रखना है। उसमें गुआनिन है, और गुआनिन प्लस शुगर क्या कहता है? गुआनोसाइन। और सर उसमें 3 फॉस्फेट है, एक नहीं है, तो एनसीईआरटी ने पी 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 करके फिगर बनाया, और 7वें पोजीशन पे मिथाइल है, मिथाइल आने के चलते स्टेबल होगी। बोले ठीक है। नेक्स्ट, जो 5' है वो भी अनस्टेबल था, वो भी टूटने की बात कर रहा था। तो एनसीईआरटी कहता है हम 5' पे ढेर सारा एडेनिन जोड़ देंगे, हम 5' पे ढेर सारा एडेनिन जोड़ देंगे। तो तुम बोलोगे सर कितना? सर एडेनिन जोड़ दोगे, कितना एडेनिन जोड़ दोगे बताओ दो। तो एनसीईआरटी देखे 200 से 300 एडेनिन जोड़ देंगे, 200 से 300 एडेनिन को जोड़ देंगे। और एडेनिन 200 से 300 एडेनिन जोड़ दिया, एडेनिन जोड़ दिया, एडेनिन जोड़ दिया, एडेनिन जोड़ दिया, इसलिए ये पार्ट टेल कहलाएगा। ये पार्ट जो 3' है, नॉट द 5', 3' जो है वो टेल कहलाएगा। यहां पर ढेर सारा एडेनिन जोड़ दिया। सर एडेनिन जोड़ने से स्टेबल कैसे हो गया? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था? जैसे ही आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकला, एंजाइम अटैक मार देगा, और एंजाइम अटैक मारेगा तोड़ देगा। तो अब एंजाइम अटैक मारेगा तो एक एडेनिन को तोड़ा, फिर से अटैक मारा, दूसरे एडेनिन को तोड़ा, तीसरे को तोड़ा। कितने भाई? 200 से 300। जब तक ये टूटते रहेगा, ये टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा, टूटने तक वो अपना प्रोटीन तो बना लेगा। डीएनए से आरएनए बने, उसमें 200 से 300 एडेनिन है। अब ये एडेनिन लेकर के चला, एमआरएनए में एडेनिन जुड़ गए। अब ये टूटेगा, लेकिन टूटने तक, एक टूटा, दो टूटा, 200 से 300 टूटने, उससे पहले ही ये प्रोटीन बना के फिनिश कर देगा कहानी। तो ये अपने आप को बचा लेगा। तो याद रखना ये टेल है। टेल किससे बना है? 200 से 300। और एनसीईआरटी एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा है, और बच्चे पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। कितना बार भी पढ़ो, कितने बार भी पढ़ो, समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी लिखता है कि जो टेल बना है वो डीएनए इंडिपेंडेंट, हाँ, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। बोले मतलब सर समझ में नहीं आया। डीएनए के टेम्पलेट पे थोड़ी बना है। ये देखिए, डीएनए ने आरएनए बना दिया, ध्यान से देखो, ये फिगर से क्लियर हो। डीएनए ने आरएनए बनाया, क्या नाम है? एचएनआरएनए। चल भैया एचएनआरएनए बन गया। अब मैं जो टेल बना रहा हूं, टेल बना रहा हूं क्या?
जो मैंने टेल बनाया, थोड़ा ध्यान से बताना, ये व्हाइट वाला टेल है 200 से 300 एडेनिन, क्या ये डीएनए के ऊपर बने? बोले नहीं सर, डीएनए के ऊपर तो यही पार्ट बना है, डीएनए के ऊपर तो सर यही पार्ट बना है, टेल तो सर बाद में बनाया गया है, टेल तो सर बाद में बनाया गया है, तो ये डीएनए के टेम्पलेट पे नहीं बना। तो एनसीईआरटी का वर्ड है, जो टेल बनेगा डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, डीएनए के ऊपर नहीं बना, डीएनए के ऊपर तो यही पार्ट बना है भाई। तो याद रखना है, टेल जो है उसमें कितने है, 200 से 300 एडेनिन मॉलिक्यूल। अब आरएनए स्टेबल हो गया, कैप है स्टेबिलिटी लाया, टेल है स्टेबिलिटी लाया। सर इंट्रॉन नहीं हटाओगे, सर इंट्रॉन नहीं हटाओगे, इंट्रॉन भी अब हटाते हैं। अब इंट्रॉन हटाते हैं तो ध्यान से देखो, फिगर को समझो, यहां एकदम क्लियरिटी में ला रहा हूं, ध्यान से एकदम चीजें को समझ लेना। एनसीईआरटी का फिगर है, तो मैंने क्या बोला, ये आपका इंसुलिन जीन है, मैंने मान लिया ये इंसुलिन जीन है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जीन क्या होता है सर, डीएनए का पार्ट, डीएनए का सेगमेंट को जीन कहते हैं। तो ये पार्ट फंक्शनल था, फंक्शनल था, फंक्शनल था, फंक्शनल था, एक्सोनिक, ये पार्ट नॉन फंक्शनल था, नॉन फंक्शनल था, नॉन फंक्शनल था। तो फंक्शनल पार्ट में नॉन फंक्शनल पार्ट का आना, फंक्शनल पार्ट में नॉन फंक्शनल का आना, इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिट हो गया, टूट गया ना, फंक्शन फंक्शन बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट है, इसी को क्या कहा हमने, ये जीन कैसा है, स्प्लिट है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा आरएनए, तो जो आरएनए बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो आरएनए बना, फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट एक्सॉन। सर एक्सॉन क्या होता है, जो प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी रखता है। बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन, नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही तो लिखा, आई इंट्रॉन, आई इंट्रॉन, आई इंट्रॉन, और ई एक्सॉन, ई एक्सॉन, ई एक्सॉन। अब आप बताइए, हमारे अंदर में जो डीएनए से एमआरएनए नहीं बनते, हमारे अंदर में जो आरएनए बना उसका नाम है एचएनआरएनए, एचएनआरएनए। ये 5 डैश, ये 3 डैश। सर एचएन क्यों नाम दिया, क्योंकि इसमें अच्छा पार्ट भी है, खराब पार्ट भी है। प्रोटीन बनाने वाला एक्सॉन भी है, प्रोटीन नहीं बनाने वाला इंट्रॉन भी है, इसलिए नाम हेट्रो। न्यूक्लियस में बना न्यूक्लियर। अब ये हाईली अनस्टेबल है, सर ये बाहर निकल गया ना तो मर जाएगा, तो बचाओ भाई। तो हमने बचाने के नाम पे क्या किया, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सबसे पहले वापस से फिगर बनाओ, क्योंकि एनसीईआरटी ने वापस से बनाया। एक मिनट, वापस से फिगर बनाता हूं। ये एक्सॉन, 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 बीच में इंट्रॉन, बीच में इंट्रॉन, बीच में इंट्रॉन। इसे बचाने के लिए मैंने 5 डैश पे बना दिया भाई कैप। चलो बच्चों लोग, कैप किस चीज से बना है, एनसीईआरटी को देखिए, पेज नंबर 110, 110 पेज नंबर को देखो, ये बोर्ड में 100% आएगा ना ये फिगर। तो बोले सर कैप में तो आपने बताया ना, यहाँ पास क्या होता है सर, गुआनिन होता है और गुआनोसाइन, गुआनिन प्लस शुगर गुआनोसाइन। उसमें सर 3 फॉस्फेट है, 1, 2 और 3। एनसीईआरटी में सर 3 फॉस्फेट बना के दिखाया भी है ना। और वहां पर सर MET लिखा है, हमें अब समझ में आ गया सर, MET मतलब मिथाइल है, MET मतलब मिथाइल है, और किस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे। हो गया सर, याद रहेगा। अब बताओ बच्चों लोग फटाफट तुम लोग, जो टेल है 3 डैश पे जो टेल बनेगा वो किस चीज से बनेगा, चलो अब तुम्हारी बारी। जो टेल बनेगा उसके अंदर में क्या चीज होंगे, जो टेल बना, ये जो टेल बनेगा यहाँ 3 डैश पे, उसके अंदर क्या होंगे, तो बोलेंगे सर उसमें ढेर सारे एडेनिन होंगे, एडेनिन, 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 एडेनिन। बताइए कितने एडेनिन के मॉलिक्यूल होंगे,
जो टेल बनेगा उसके अंदर कितने एडेनिन के मॉलिक्यूल होंगे? तो आंसर दीजिएगा 200 से 300, 200 से 300 हो गया। क्या ये जो टेल बना, थोड़ा ध्यान से मुझे बताना, जो टेल बना बच्चा, ये जो टेल बना, क्या टेल बनाने डीएनए के ऊपर बना है? डीएनए के ऊपर बना है? टेम्पलेट डिपेंडेंट है या टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है? जो आरएनए डीएनए के ऊपर बनेगा टेम्पलेट डिपेंडेंट, और जो आरएनए डीएनए के टेम्पलेट पे नहीं बनेगा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो सर ये डीएनए के ऊपर नहीं बना, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। चलो ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो ध्यान से, सर अब एक ही प्रॉब्लम है, सर ये इंट्रॉन को हटा दो, सर ये इंट्रॉन को हटा दो। चलिए हटाते हैं, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से हटाने भी सिखाया। सर हटेगा कैसे? ध्यान से सुनना, हटाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स आएगा, हटाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स आएगा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा स्प्लाइसियोसोम। हटाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम होगा स्प्लाइसियोसोम, और ये नीट के पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। देखिए यहां, देखिए ये कैप बना, कैप बना। इंट्रॉन को देखिए ऐसे, एनसीईआरटी में देखिए फिगर को, इंट्रॉन को ऐसे लूप के फॉर्म में कर दिया गया, इंट्रॉन को ऐसे लूप के फॉर्म में बनाया है एनसीईआरटी ने। इंट्रॉन जहां भी है ऐसे लूप के फॉर्म में आ गया, जहां भी इंट्रॉन है ऐसे लूप के फॉर्म में आ जाएगा। 1 मिनट, ऐसे लूप के फॉर्म में आ गया। और यहां पास क्या आ गया आपका भाई, यहां पास एक्सॉन है और इधर आपका टेल है। ध्यान से सुनना, जो भी नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन है, उस इंट्रॉन में एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आकर के बैठ गया, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट आकर के बैठ गया। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसका नाम स्प्लाइसियोसोम है। क्या नाम है बोलो? स्प्लाइसियोसोम। जो लूप बनाएगा, इंट्रॉन को एक लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और उस लूप में जाके बैठ जाएगा, उस लूप में जाके बैठ जाएगा। ध्यान से सुनना, अब लूप के लेफ्ट साइड और राइट साइड यहां से कट मारेगा, जहां से एक्सॉन है और इंट्रॉन है, जो जंक्शन है वहां पर कट मारेगा। जहां पर एक्सॉन है इंट्रॉन है वहां पर कट मारेगा, जहां पर एक्सॉन है और इंट्रॉन है जंक्शन पॉइंट को कट मारेगा, कट मारेगा। अब बताओ, अब बताइए क्या होगा? जो इंट्रॉन पार्ट है वो कट करके अलग हो जाए, जो इंट्रॉन पार्ट है वो कट होकर के अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहेंगे। नीट के पेपर में कम से कम 20 बार भी ये क्वेश्चन आ चुका होगा, व्हाट इज द स्प्लाइसिंग। बोर्ड के पेपर में डायरेक्टली एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज स्प्लाइसिंग। एकदम सिंपल सा आंसर करना, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है। इंट्रॉन का रिमूवल, इंट्रॉन का हटना स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन का रिमूवल स्प्लाइसिंग कहलाता है। जो इंट्रॉन है उसका कट होकर के बाहर निकलना स्प्लाइसिंग कहलाता है। सर कौन करेगा, सर कौन करेगा? तो उसके लिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है जिसका नाम है ये येलो वाला, इसका नाम मैंने लिया स्प्लाइसियोसोम, 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 स्प्लाइसियोसोम। नीट के पेपर में क्वेश्चन आया, स्प्लाइसियोसोम प्रोकैरियोट्स में होगा या यूकैरियोट्स में, स्प्लाइसियोसोम प्रोकैरियोट्स में होगा या यूकैरियोट्स में। तो हम जितनी कहानी पढ़ रहे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्प्लाइसियोसोम कहां होगा? तो मैंने बोला मेरे अंदर, मैं यूकैरियोट्स हूं, मेरे अंदर एक्सॉन भी है, मेरे अंदर इंट्रॉन भी है। तो इंट्रॉन को हटाना है, स्प्लाइसिंग कराना पड़ेगा। तो मेरे अंदर चाहिए स्प्लाइसियोसोम। और जो बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, उनके अंदर इंट्रॉन होते ही नहीं, उनके अंदर इंट्रॉन होता ही नहीं है, तो उनके अंदर स्प्लाइसिंग नहीं होगा। स्प्लाइसिंग नहीं होगा तो स्प्लाइसियोसोम की जरूरत नहीं होगी। यही तो नीट का क्वेश्चन था।
स्प्लाइसियोसोम कहाँ चाहिए? तो बोलिएगा सर बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हमारे अंदर इंट्रॉन है तो हमारे अंदर स्प्लाइसिंग होगा, हमारे अंदर स्प्लाइसियोसोम चाहिए यानी यूकैरियोट्स में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपने क्या किया, ध्यान से लास्ट फिगर, ये आपका कैप है, ये कैप है, ये आपका क्या है भाई, एक्सॉन, 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 और यहां पर आपका टेल पार्ट है, टेल पार्ट है। आपने क्या किया, इंट्रॉन को कट किया, फेंक दिया, इंट्रॉन को कट किया, फेंक दिया। तो एक्सॉन जो है वो तो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गए ना, इंट्रॉन को आपने कट करके हटा दिया। अब बीच बीच में से तो क्या हो गया, कट हो गया एक्सॉन, कट 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 मारा था, फेंक दिया उसे। तो सर जुड़ेगा कैसे अब, सर ये आपस में जुड़ेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनो, इस चैप्टर में जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है उसका होता है नाम लाइगेज। इस चैप्टर में दो पार्ट को जोड़ना, न्यूक्लिक एसिड को जोड़ना, उसे कहते हैं लाइगेज। अगर ये डीएनए रहता, डीएनए को आपस में जोड़ता तो डीएनए लाइगेज, लेकिन सर यहां तो आरएनए है सर, इसलिए यहां पर जो एंजाइम होगा जो दो एक्सॉन को आपस में जोड़ देगा, इसका नाम होगा आरएनए लाइगेज। दिस इज नोन एज आरएनए लाइगेज, दिस इज नोन एज आरएनए लाइगेज। अब ये आपका मैच्योर एमआरएनए बन चुका है, अब इसे आप मैसेंजर आरएनए कहिएगा। अब ये आपका मैसेंजर आरएनए बन के तैयार हो गया। तो जब आपने डीएनए से आरएनए बनाया था वो था एचएनआरएनए, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। उसमें आपने कैपिंग करा दिया, टेलिंग करा दिया, टेल का जुड़ना टेलिंग, कैप का जुड़ना कैपिंग, और इंट्रॉन को हटाया, स्प्लाइसिंग करा दिया। तो अब जो आरएनए बचा उसे आप एमआरएनए कहिएगा। अब ये एमआरएनए रेडी है न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए और प्रोटीन बनाने के लिए, अब ये रेडी है। तो नीट में क्वेश्चन आए, ये कैपिंग, टेलिंग, ये स्प्लाइसिंग, ये पूरा प्रोसेसिंग जो हुआ है वो न्यूक्लियस के बाहर हुआ है या न्यूक्लियस के अंदर हुआ है? चलो आंसर करो। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो न्यूक्लियस के बाहर हुआ है या न्यूक्लियस के अंदर हुआ है? चलो फटाफट बताओ। ये जो पूरा का पूरा जो तुमने प्रोसेस देखा वो कहां हुआ है, न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियस के अंदर? अरे लेखिका अभी समझाया, ये सारे के सारे प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, मैंने न्यूक्लियस के अंदर ही बनाया था ना। अब देखो यहां से थोड़ी देर के बाद ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन आपस में जुड़ गए, ये आपका टेल बन गया, ये आपका कैप बन गया, ये बन गया आपका एमआरएनए। अब ये रेडी है न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए। अगर पहले निकल जाता तो मर ही जाता, डिग्रेड हो जाता। इसलिए सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। चलो ठीक है, अब मुझे बताइएगा थोड़ा सोच करके, तुम लोग एनसीईआरटी लेके नहीं बैठते तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना। तुम लोग अगर एनसीईआरटी लेके बैठो तो अभी साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ लो, तो बाद में पढ़ने का टाइम तो बचेगा। तो तुम लोग तो महान हो। अभी बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी पता नहीं कहां पढ़ के फेंक दिया है, 2 महीने बाद एग्जाम है तो लिखोगे क्या? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा पहले बताओ तो ईमानदारी से किस किस के पास एनसीईआरटी है, किस किस के पास एनसीईआरटी है? थोड़ा हैंड रेज करो तो। ठीक है, ठीक है, 111 पेज नंबर 111, उस पे एक वर्ड लिखा है, उस पे एक वर्ड लिखा है, 111 पेज नंबर के फर्स्ट पैराग्राफ पे एक वर्ड लिखा है ना, रिमेन्स ऑफ एंटीक्विटी करके एक वर्ड लिखा होगा। ऐसा कुछ वर्ड मिला है क्या? मैं भी खोल लेता हूं, मैं भी खोल लेता हूं, और वहां पास एक वर्ड मुझे दिख रहा है, 1 मिनट। हाँ, द
रिमिनेसेंट ऑफ एंटीक्विटी। अब बोले सर ये क्या है सर, कितना भी डिक्शनरी में खोज लो कुछ वर्ड नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में जहां पर आरएनए वर्ड लिखा है ब्लैक पॉइंट उसके ऊपर जाओ और मुझे दिख रहा है लिखा है द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। पढ़ लो, आ गया एग्जाम में तो बोले सर ये है क्या, ये तो लाख डिक्शनरी पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने क्या बोला, इतना टाइम लग रहा है बस छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए, छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए मैं समझा रहा हूं। वो क्या है, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले बच्चा आप ऐसा करो, पेज नंबर कितना है, 110 पेज नंबर होगा शायद, ठीक है, वहां देख लो 110 पेज नंबर का फिगर आप सभी को क्लियर है। पेज नंबर 110, 110 पेज नंबर पे सबसे पहले डीएनए का फिगर है। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए बना, जो आरएनए बना अभी वो इमैच्योर था, तो बाद में हमने उसमें कैप जोड़ा। देखो 110 पेज नंबर पे आपको कैप आरएनए में जुड़ते हुए दिखेगा। और थोड़ा सा और उसके गौर करो और डिटेल में जाओ उसके, सर हाँ लिखा है तो कैप लिखा है सर, वहां पर जी लिखा है और सर 3 पी लिखे, मतलब ट्राइफॉस्फेट। और सर वहां पर एम लिखा है, ये एम क्या है, एम का मतलब मिथाइल है। कैप किस चीज से बना है, तो ग्वानोसाइन और 3 फॉस्फेट है, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और उसमें मिथाइल ग्रुप भी अटैच। मैंने बोला है 7 पोजीशन पे, ठीक है, 7 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच होते। एनसीईआरटी केवल मिथाइल लिख दिए, चलो ठीक है। अब देखो वहां पर कहीं पे येलो दिखेगा, पीला दिखेगा, कहीं पर रेड दिखेगा। अब एमआरएनए को ध्यान से देखो, कहीं पे येलो, कहीं पर रेड, कहीं पे येलो, कहीं पर रेड। तो जो येलो वाला पार्ट है फंक्शनल पार्ट है, एनसीईआरटी लिखा भी साफ साफ एक्सॉन, और जो फंक्शनल नहीं है इंट्रॉन है। तो कहीं एक्सॉन, कहीं इंट्रॉन, कहीं एक्सॉन, कहीं इंट्रॉन, ठीक है। अब क्या करना है, अब टेल को देखो, अब तीसरे फिगर में टेल को देखो, ग्रीन कलर से, हरे रंग से टेल बना है। सर टेल किससे बना है, तो टेल में ढेर सारे एडेनिन है, एडेनिन ढेर सारे, 200 से 300, मैं नहीं कहता, पेज नंबर 111 पे ये लिखा है, पेज नंबर 111 पे ये लिखा है 200 से 300 एडेनिन जुड़ गए। बोले ठीक है सर, तो सर उसको क्यों लिखा है पॉली एडिनाइलेशन, पॉली मतलब ज्यादा, बहुत सारे एडेनिन जुड़ गए तो नाम हो गया पॉली एडिनाइलेशन। चलिए ठीक है। अब देखो लूप बनते हुए दिख रहा है क्या, अब देखो नेक्स्ट फिगर लूप, हाँ सर लूप दिख रहा है सर, इंट्रॉन वाला को ना लूप बना दिए। सर किसने बनाया, एनसीईआरटी में नहीं दिया है कॉम्प्लेक्स का नाम, आपको मैंने अभी बताया, ये देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो ये देखिए, मेरे में से मैंने बनाया था यार, ठीक है, उसे मैंने बनाया था आपको स्प्लाइसियोसोम, स्प्लाइसियोसोम, जो कट करके फेंक दिया, कट करके फेंक दिया, और इस प्रोसेस को कहा, इस प्रोसेस को कहा स्प्लाइसिंग, इस प्रोसेस को क्या कहा, स्प्लाइसिंग। अब आपके मैच्योर आरएनए बन चुके हैं जिसका नाम मैसेंजर आरएनए, जिसका नाम मैसेंजर आरएनए है। आ गया समझ में, तो कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। बोले ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। सर ये जो स्प्लाइसियोसोम था, सर ये जो स्प्लाइसियोसोम था जो आरएनए को काट करके फेंका, सर ये किससे बना है, स्प्लाइसियोसोम बना है, एक आरएनए है बच्चा, एसएनआरएनए। बोले सर एसएनआरएनए क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आपको मैंने पिछले क्लास में एसएनआरएनए भी थोड़ा सा बताया था, एसएनआरएनए के बारे में थोड़ा सा बताया था, एनसीईआरटी में भी है एसएनआरएनए के बारे में। एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन ना, स्प्लाइसियोसोम इज मेड अप ऑफ एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। दोनों को मिला दो तो हम एक वर्ड नहीं कह सकते, एसएनआरएनपी, एसएनआरएनपी। बोले ये क्या है सर, एसएनआरएनपी क्या है, नहीं जानना है, बस मैंने एसएनआरएनए और प्रोटीन जोड़ दिया, स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन।
एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर, आर मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर के एसएनआरएनपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या आएगा, स्प्लाइसियोसोम क्या है? तो बोले सर स्प्लाइसिंग जो होता है ना उसी को स्प्लाइसियोसोम करता है। किससे बना है? एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन। और ये केवल और केवल कहां होगा? यूकैरियोट्स में। ध्यान से सुनो, अब वो वर्ड समझ में आएगा जो 111 पेज नंबर पे लिखा था और तुम्हें बाउंस किया था। क्या लिख दिया था भाई? तो वहां पास आपको एक वर्ड लिख दिया था, रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी ये क्या है? ध्यान से सुनना। अब मुझे सिंपल से लैंग्वेज में बताओ, सिंपल से लैंग्वेज में मुझे बताओ, क्या प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होगा? क्या प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होगा? हाँ या ना में आंसर दीजिए, यस या नो में दीजिए। चलो फटाफट मैसेज में जाओ और लिखो, मैसेज में जाइए और लिखिए, क्या प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होगा? यस या नो? हम लोग यूकैरियोट्स है, हमारे अंदर हो रहा है, क्या प्रोकैरियोट्स में होगा? क्या प्रोकैरियोट्स में होगा? बोलेंगे आंसर सर नो। आंसर, अरे सभी लोग दो ना, कितना आसान सा क्वेश्चन तो है, कौन मैं इतना डिफिकल्ट पूछ रहा हूं कि तुम्हें आ ही नहीं रहे। आंसर इज अ नो। लेकिन जो दुनिया का सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो आया, अर्थ पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आया, मोनेरा किंगडम का एक मेंबर था जिसका नाम था आर्की बैक्टीरिया। आप लोग इसे जानते हो। मोनेरा किंगडम का सबसे पुराना मेंबर है जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। हाँ, मोनेरा किंगडम का सबसे पुराना मेंबर है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बोलता है कि मेरे अंदर में जो डीएनए होगा उसमें इंट्रॉन भी होगा। मेरे अंदर एक्सॉन तो ही है, इंट्रॉनिक पार्ट भी है, इंट्रॉन भी मैं बनाऊंगा, एक्सॉन तो ही है। जबकि सारे बैक्टीरिया क्या बोलते थे, प्रोकैरियोट, हमारे अंदर में इंट्रॉन नहीं है, स्प्लाइसिंग नहीं होगा। अब मुझे बताओ, दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म लाखों लाखों साल पहले आया है, वो बोलता है कि मैं भाई इंट्रॉन रखता हूं और मेरे अंदर स्प्लाइसिंग होगा। मेरे अंदर क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगा। तो अब बताओ, स्प्लाइसिंग यानी आज से लाखों साल पहले भी होता था, लाखों साल पहले भी होता था, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया करता था। और आज आपका आपका सेल भी करता है। आप करते हो स्प्लाइसिंग? बोले सर हाँ, हमारे अंदर एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, तो हम तो स्प्लाइसिंग करते हैं। तो जब आपका सेल बच्चा, आपका सेल यूकैरियोट्स है, आपका सेल जब स्प्लाइसिंग करता होगा ना, तो उसे याद आ जाती होगी, उसे याद आ जाती होगी पुराना चीज, पास्ट वाला पुराना चीज याद आता होगा। अरे ये तो आर्की बैक्टीरिया भी करता है, ये पुराने जमाने में भी होता है, आज भी होता है। तो जैसे ही आपका सेल स्प्लाइसिंग करता है तो इसको पास्ट वाली मेमोरी, पुरानी चीज याद आ जाती है। आर्की बैक्टीरिया, अरे उसे भी तो स्प्लाइसिंग करता होगा। तो ये पुरानी चीज का याद आना, इस पुरानी चीज का मेमोराइज करना, पास्ट वाली चीज को ये दर्शाता है ना। यही कहलाता है आपका रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। इंट्रॉन हमारे आर्की बैक्टीरिया में भी थे और आज वाले में भी, डीएनए में भी है। तो बोलते हैं अरे ये तो हमारे पूर्वज में भी रह चुके हैं भाई। तो ये सिखाता है कि लाखों साल पहले जो पूर्वज थे उनके अंदर भी था। यानी कि ये मेमोरी हमें पुराने चीज की याद दिलाती है, इसी को कहते हैं रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। तो ये चीज याद रखिएगा। आई थिंक समझ में आया? ठीक है, तो लिख लो, रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी का मतलब मेमोरी ऑफ द पास्ट, पुरानी चीज की याद दिलाना। चलो अब किसे किसे क्लियर हो गया ये इतना टफ लाइन? क्लियर है? अब कर लोगे? चलो फटाफट बोलो। हैंड रेज करो। लेखिका, जब इंट्रॉन नहीं है तो स्प्लाइसिंग आर्की बैक्टीरिया में है भाई। आर्की बैक्टीरिया जो दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है, ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर में इंट्रॉन था।
तो वो भी स्प्लाइसिंग करते थे। तो आज हमारा सेल जब स्प्लाइसिंग करता होगा, हमारा डीएनए जब इंट्रॉन देखता होगा, तो बोलता है अरे यार ये तो हमारे बापा दादा करोड़ों साल पहले वाले डीएनए में भी था। तो ये पुरानी डीएनए की याद दिलाना, इसी को कहते हैं रिमिनेंस ऑफ एंटीक्विटी। ठीक है, तो यही तो याद दिला रहा है, इंट्रॉन आज का चीज नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे डीएनए में आ चुका था। ठीक है, हाँ, अब ये क्वेश्चन अगर पूछा गया कि प्रोकैरियोट्स में होता है या नहीं होता है, तो केवल आर्कीबैक्टीरिया इज द एक्सेप्शन। आर्कीबैक्टीरिया इज द एक्सेप्शन। आर्कीबैक्टीरिया इज द एक्सेप्शन। तो आंसर करके आइएगा कि आर्कीबैक्टीरिया में स्प्लाइसिंग नहीं होता है। प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग नहीं होता है, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया उसका एक्सेप्शन है। आर्कीबैक्टीरिया उसका एक्सेप्शन है। तो आप डिबेट कर सकते हो। अगर पूछा जाए नॉर्मल बैक्टीरिया, बोले स्प्लाइसिंग नहीं करता, लेकिन आप आर्की बैक्टीरिया पे डिबेट कर सकते हो, आप नंबर छीन सकते हो। अगर नीट ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप चैलेंज करके ले सकते हो कि आर्की बैक्टीरिया में तो होता है भाई, बाकी बैक्टीरिया में नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन है कौन? आर्की बैक्टीरिया। तो याद रखना, मोनेरा किंगडम में तो नहीं होगा, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में होता है। चलो ठीक है, अब सेकेंड चीज, अब सेकेंड चीज पे आओ। तो मेरे में से अब तुम्हें कहानी क्लियर है। चलो फटाफट मैं पूछ लेता हूं। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना। अब एक वर्ड दिया है जो बच्चा पढ़ता तो है लेकिन कुछ समझ में आता नहीं। आरएनए वर्ल्ड, एक वर्ड दिया है बेटा, आरएनए वर्ल्ड, है ना? एनसीईआरटी में देखो, मैं भी मोबाइल में देख लेता हूं और मुझे तो ब्लैक पॉइंट में दिख रहा है भाई, मुझे ब्लैक पॉइंट में ये वर्ड दिख रहा है, आरएनए वर्ल्ड। जितना कहना आसान है उतना आसान है नहीं। बोले ठीक है सर, क्या है आरएनए वर्ल्ड, बताओ। अगर मैं सिंपल एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं कि ये बताओ, ये बताइए कि डीएनए और आरएनए में फंक्शन ज्यादा कौन करता है। अगर मैंने दो ऑप्शन दिया, यहां लिख दिया आरएनए और यहां लिख दिया डीएनए, और मैंने क्वेश्चन पूछा भाई ये बताओ कि आरएनए और डीएनए में ज्यादा फंक्शन तुम्हारे सेल में कौन करता है, तो तुम बोलोगे रुको, ध्यान से सुनो, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बोला जाएगा ये आरएनए, ठीक है सर, आरएनए क्या करता है? ध्यान से सुनिए, आरएनए बच्चा राइबोसोम भी बनाता है। बोले कैसे सर, डीएनए राइबोसोम थोड़ी बनाता है, आरएनए एक होता है आरआरएनए जो राइबोसोम बनाता है, आपको तो पता है ना। आरएनए कई तरह के होते हैं, एक होता है आरआरएनए, उससे राइबोसोम बन गया। एक आरएनए जो एमाइनो एसिड को पकड़ता है, तो उसका नाम दे दिया अडेप्टर आरएनए, अडेप्टर आरएनए। तो कुछ आरएनए एमाइनो एसिड को पकड़ने का काम करते हैं, डीएनए थोड़ी पकड़ सकता है, अडेप्टर का काम करता है। कुछ आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, ध्यान से सुनना, ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। कुछ आरएनए एंजाइम के तरह बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट के तरह बिहेव करते हैं, और एंजाइम आपके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन कराता है। आपके लिए एंजाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? सर हमारे अंदर का सारा रिएक्शन करता है। अरे, और वो एंजाइम, कुछ एंजाइम किससे बने? आरएनए से। यानी आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की कौन एक तरह से करा रहा है? आरएनए। कुछ जगह पे तो मेटाबॉलिज्म आरएनए करा रहा है ना? बोले हाँ सर, यही करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ आरएनए प्रोटीन बनाते हैं। बोले सर कैसे? एमआरएनए, एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन है, राइबोसोम के पास गया और राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया। तो आरएनए प्रोटीन भी बना सकता है, मैसेंजर आरएनए, उस पे कोडवर्ड्स है और प्रोटीन बन जाएगा उससे। कुछ वायरस जिसके अंदर आरएनए अपने आप को डबल भी कर सकते हैं, रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, रेप्लिकेशन करा सकता है, रेप्लिकेशन करा सकता है, अपने आप को डबल कर सकता है, जैसे टीएमवी वायरस। टीएमवी वायरस, एचआईवी वायरस, टीएमवी वायरस होस्ट में एंटर किया, वहां डीएनए में तो है नहीं, लेकिन अपना लाखों कॉपीज तो बनाता है ना। एक वायरस से 1000 बन गए, तो 1000 वायरस में कहां से आरएनए आएगा? तो आरएनए अपने आप को डबल करेगा, अपने आप का कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेशन। हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, मैं मना नहीं कर रहा,
आरएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है। बोले ठीक है। और कभी कभी तो आरएनए से डीएनए बन जाते हैं, कभी कभी तो आरएनए से बेटा डीएनए भी बन सकता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कभी कभी आरएनए जो है वो अपने आप को डीएनए में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो भैया देख लो, आरएनए तो बहुत काम करता है। तो अगर पूछा जाए डीएनए क्या कर सकता है इनमें, तो बोलेगा भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं, हम राइबोसोम नहीं बना सकते, हम अडेप्टर एमाइनो एसिड को पकड़ नहीं सकते, एंजाइम की तरह काम नहीं कर सकते, प्रोटीन हम नहीं बना सकते। अरे सर प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, डायरेक्टली नहीं बना है ना, प्रोटीन बना लेकिन आरएनए के हेल्प से बना ना, तो क्रेडिट तो आरएनए को जाएगा। तुमने डायरेक्टली प्रोटीन तो नहीं बनाया ना, बोले नहीं, तो भैया तुम बेकार चीज हो। तुम कर क्या सकते हो, बोले हम डीएनए से डीएनए बना सकते हैं, हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ज्यादा बेटर कौन है बताओ, तो ज्यादा बेटर कौन है, चलो आंसर करो। एक बच्चा है वो घर का सारा काम करता है, पढ़ाई भी करता, पापा का बिजनेस भी संभालता है, किचन का काम भी करता है, सारा काम करता है, उसका नाम आरएनए। और एक तुम हो, कुछ ही काम करते, अरे भाई आंसर करो, कौन बेटर तुम्हें दिख रहा है, हद है तुम लोग। यहां पास स्क्रीन में मैंने दो दोस्त का नाम लिखा है, हु इज अ बेटर, हु इज अ बेटर। तो चलो आंसर तुमने बोला सर आरएनए बेटर है, बहुत काम करता है, आरएनए बेटर है बहुत काम। तो जब अर्थ बना होगा, थोड़ा लॉजिकल सोचो, जब अर्थ बना और ये दुनिया का पहला सेल बना, मान लो ये दुनिया का पहला सेल बना, एकदम पुराना सेल है, बट एकदम पुराना सेल है, करोड़ों साल पहले बना होगा। तो जो सेल बना होगा उस टाइम तो बहुत कम केमिकल होंगे। आज ना इतना लाखों साल बाद हम लोग इवॉल्व हो गए, तो उस टाइम केमिकल ही कम होगा, उस टाइम केमिकल ही कम होगा। तो बताइए ये सेल किसे रखना पसंद करेगा, आरएनए को या डीएनए को? ये सेल, पुराने सेल अपने अंदर में किसे रखना पसंद करेंगे, डीएनए को या आरएनए को? बोलो, जो पुराना सेल, ओल्ड सेल है, तो बोलेगे सर ज्यादा काम करता है वो अच्छा चीज है ना, आरएनए को। इसलिए पुराने अर्थ पे जो सेल होंगे उनके अंदर डीएनए की जगह क्या पाया जाएगा, आरएनए। इसलिए ऐसे वर्ल्ड को कहा गया आरएनए वर्ल्ड, क्योंकि तुम्ही ने तो बोला सर पुराना सेल में तो आरएनए होता है, डीएनए क्यों होगा? इसलिए जब स्टार्टिंग में अर्थ बना था तो उस टाइम जानबूझ करके आरएनए को ही रखा गया, क्योंकि आरएनए मल्टी फंक्शन बहुत काम करता है, इसलिए उस टाइम हमें कहा गया आरएनए वर्ल्ड। क्या कहा गया, आरएनए वर्ल्ड। बोले सर ठीक है, आरएनए डोमिनेंट था, आरएनए अच्छा काम करता था, हमने रख दिया, लेकिन आरएनए स्टेबल नहीं था। आरएनए के साथ प्रॉब्लम था कि वो आरएनए स्टेबल नहीं था, और आरएनए स्टेबल नहीं था, जल्दी टूट जाता था। तो अब इवोल्यूशन में जो नया सेल बनेगा उसके अंदर में आरएनए की जगह किसे हम लोग रखेंगे, आरएनए को या डीएनए को? बोलो बोलो फटाफट। अब वो तो खराब था, उसमें म्यूटेशन जल्दी हो जाता था, टूट जल्दी जाता था, इसलिए नेचर ने डिसाइड किया ए भाई तू बड़ी जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो तुम्हारे जगह पे अब हम लोग नया चीज लाए। हम लोग क्या लाए, डीएनए लाए, डीएनए लाए। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, यहाँ पर गड़बड़ मत कीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, ध्यान से सुनो, गड़बड़ मत करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने आरएनए को खत्म कर दिया और डीएनए को लेते हैं तो ये गलती है तुम्हारी। नहीं नहीं, हमने आरएनए को भी रखा और डीएनए को भी रखा, लेकिन डीएनए को बोला अरे तुम स्टोर कर सकते हो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन को पकड़ सकते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, इंफॉर्मेशन को रखो, बड़े ओहदे पे बड़े पोस्ट पे तुम ही रहो, तुम स्टेबल भी हो और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी जानते हो, तो तुम रहो, तुम ही जेनेटिक मटेरियल रहो, लेकिन बाकी काम मैं करूंगा, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं प्रोटीन बनाऊंगा, एंजाइम की तरह करूं, मैं बाकी काम करूंगा,
लेकिन तुम स्टेबल हो तो तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल वाला पद मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो अब का जो अर्थ है वहां डीएनए भी है, आरएनए। लेकिन डीएनए को बोले, भैया तू बहुत अच्छा है, ठीक है, स्टेबल हो, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की ताकत रखते हो, तू ले ले ये काम, जेनेटिक मटेरियल बन जा, बाकी मुझे रहने देना, मैं इतना काम करता हूँ, राइबोसोम बनाता हूँ, एडेप्टर हूँ, एंजाइम बनाता हूँ, प्रोटीन बनाता हूँ, इतना काम मैं कर सकता हूँ। तो आज का जो वर्ल्ड है, आरएनए भी है, डीएनए भी। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बना दिया गया, तो डीएनए वर्ल्ड बन गया। लेकिन आरएनए अभी भी मौजूद है, उसका सेवक बन करके। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक अब पढ़िएगा एनसीईआरटी में, आरएनए वर्ल्ड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आएगा समझ में? तो थोड़ा लॉजिकल पढ़ो, चीजें समझ में आएगी। चलो फटाफट, समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेज करो। ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है। तो एंड आज हम लोग क्लास को एंड कर रहे हैं, लेकिन हमें 2-3 चीज अभी भी मैं बोल रहा हूं इसमें बचा है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो मान लो आज भी गुलाम बाकी है, राजा बना दिया गया है किसको? डीएनए को, लेकिन उसका सारा काम मिनिस्टर जो है वो आरएनए, वो आरएनए सारा काम तो आरएनए करता है, लेकिन राजा का एक वैल्यू होता है। चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। इस टॉपिक में 2-3 पॉइंट्स बच गए हैं जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़ के आइएगा। मैंने पिछले ही क्लास में बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान में डीएनए जो है डबल स्टैंड का वो खुल जाएगा, जो डबल स्टैंड है डीएनए वो खुल जाएगा। हाँ, डीएनए 2 धागे से, दोनों धागे खुल जाएंगे, लेकिन उसमें से केवल एक धागा पे ही आरएनए बनेगा, एक धागे पे ही आरएनए बनेंगे। इसे हम लोग इस डीएनए के स्टैंड को टेम्पलेट कहेंगे, और जिसके ऊपर में आरएनए नहीं बनेगा उसे कोडिंग कहेंगे। तो एनसीईआरटी आपकी कहती है बच्चा, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा ये लाइन लिखेगा एनसीईआरटी, ये पूछेगा आपसे कि अगर हम लोग दोनों स्टैंड पे आरएनए बना दे, क्योंकि आरएनए जब भी बनेगा 5 to 3 बनेगा, ये तो रूल है। अगर दोनों स्टैंड को हम लोग टेम्पलेट काउंट कर ले और दोनों स्टैंड पे एमआरएनए बना दे, इधर से भी 5 to 3 बना दे, इधर से भी 5 to 3 बना दे, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाएगा भाई? दोनों स्टैंड अगर टेम्पलेट की तरह बिहेव कर जाएगा तो ऐसा क्या बड़ी चीज हो जाएगी? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था ब्लंडर हो जाएगा। बोले क्या ब्लंडर सर? अगर यहां 5 to 3 बना आरएनए और दूसरा स्टैंड भी 5 to 3 बनाया, दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। यानी यहां पर ए है तो यहां पास यू होगा, यहां पर जी है तो यहां पर सी होगा, यहां पर सी है तो यहां पर जी होंगे। तो अगर डीएनए में एक साथ दोनों स्टैंड टेम्पलेट बनाए तो एक बनेगा 5 to 3 और दूसरा बनेगा 5 to 3, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, दोनों स्टैंड आपस में जुड़ जाएगा, दोनों आरएनए जुड़ जाएंगे, और दोनों आरएनए जुड़ गया तो एनसीईआरटी कहता है बच्चा वो बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फ्यूटाइल हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का वर्ड है। अब तुम बोले सर फ्यूटाइल क्या होता है, मुझे क्या मालूम? अब तुमने सर फ्यूटाइल क्या होता है, फ्यूटाइल का मीनिंग गूगल पे चेक करो, मिलेगा फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, बेकार चला जाएगा। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कोई भी राइबोसोम नहीं पिक करेगा, नहीं पहचानेगा। इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से राइबोसोम नहीं बाइंड करता, इसके ऊपर में टीआरएनए नहीं आएगा, इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन ही नहीं बना तो बेकार नहीं हो जाएगा क्या? क्या अगर प्रोटीन ही नहीं बना तो फायदा क्या है? तुम आरएनए क्यों बना रहे? प्रोटीन बनाने के लिए। और आरएनए दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो ये बेकार हो जाएगा, एनसीईआरटी को कहेगा फ्यूटाइल ना। तो ये अगर तुम्हें लगता है कि ये आसान सा चैप्टर, तो मैंने हर लाइन बोला, तुम पढ़ के निकल जाओगे। एनसीईआरटी का मीनिंग इतना आसान नहीं है, इसलिए ये नीट का सबसे फेवरेट चैप्टर आज से नहीं, पिछले 30 ईयर से सबसे फेवरेट चैप्टर
नीट का यही है, 5 से 6 क्वेश्चन बनाया जाता है और कभी-कभी खतरनाक भी बनते हैं जो बच्चों से नहीं बनता। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आज का नहीं, ये पिछले कई सालों से ये सबसे फेवरेट चैप्टर है। बाकी चैप्टर का तो लॉजिक बनाया, पढ़ लिया, लॉजिक बनाया, ये बेटा समझना है। एक-एक लाइन देखो, हमने कितना पढ़ा है, पेज नंबर 110 पढ़ाया, ज्यादा-ज्यादा हाफ पेज 111 का पढ़ा है और मुझे लग गए लगभग सवा घंटे। हाँ, और लेकिन तुम लोग अगर सीरियस नहीं रहोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो एग्जाम में करेंगे क्या? करेंगे क्या एग्जाम में? तो तुम्हें लग रहा है कि लास्ट दिन रट्टा मार ले, बेटा रट करके निकाल लेना, 50% 60% लाना ठीक है, लेकिन 60% लाके करोगे क्या? इसलिए चीजों को समझिए ना, रटने की जगह चीजों को। इसलिए मुझे टाइम लगता है। मैंने जब नॉर्थ इंडिया वाले में लिया था तो उसमें मैंने लगभग 35 क्लास ली थी इस पे, क्योंकि हर लाइन को समझाना है, मुश्किल है। हर लाइन का मीनिंग है कुछ ना कुछ। अब लिख करके चले रिमिनेंस ऑफ एंटीक्विटी, और तुमने रट्टा में मार लिया, कुछ नहीं मालूम है क्या? किसी से पूछो, ना टीचर को पता, ना गूगल को पता, ना किसी को पता, बस है। तो चलो हम लोग आगे में फिर बातें करेंगे इस पे अगले क्लास में।